अमीर और गरीब बहू की छठ पूजा। खिलौने वाला खिलौने ले लो, खिलौने वाला खिलौने ले लो। माँ, मुझे भी खिलौना दिलाओ ना, मुझे वो वाली गुड़िया चाहिए। यह लीजिए बहन जी, सिर्फ 50 रुपए की है। क्या, 50 रुपए की? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। पिंकी बेटा, ये गुड़िया अच्छी नहीं है, मैं तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हारे लिए अच्छी वाली गुड़िया दिलवाऊंगी। नहीं नहीं माँ, मुझे यही वाली गुड़िया चाहिए। आप हमेशा झूठ बोल देती हो और मुझे कुछ भी नहीं दिलवाती। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। अरे पिंकी बेटा, सुनो तो, कहाँ जा रही हो? इतना कहकर पिंकी वहां से चली जाती है। अपनी माँ के रोकने पर भी पिंकी नहीं रुकती। देविका अपनी 5 साल की बेटी पिंकी और पति संजय के साथ रहती थी। संजय एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, जिससे मिलने वाली तनख्वाह से अपने घर का खर्चा चलाता था। लेकिन इतने कम पैसों में आज के समय में खर्च चलाना देविका और संजय के लिए बहुत ही मुश्किल था। सुनिए जी, अगले महीने छठ पूजा है। मैंने मन्नत मांगी थी, इस साल मैं छठ पूजा का व्रत रखूंगी। मुझे यकीन है कि छठ मैया मेरे व्रत से जरूर प्रसन्न होंगी और वो हमारी गरीबी को जरूर दूर करेंगी। मुझे पूजा के लिए सामान चाहिए, क्या थोड़े पैसे मिल सकते हैं? देविका, तुम तो जानती हो ना कि मेरी तनख्वाह कितनी है। उस तनख्वाह में घर का खर्च निकालना ही मुश्किल हो जाता है, तो मैं पूजा का सामान कहाँ से लेकर आऊंगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो न जाने हम लोगों का क्या होगा। अगर आप बुरा न मानो तो मैं एक बात बोलूं, आज की महंगाई में इतने पैसों में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है। पिंकी भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब मैं भी कहीं काम करना शुरू कर दूं। 2 पैसे घर में ज्यादा आएंगे तो घर का खर्चा भी ठीक से निकल जाएगा और छठ मैया की पूजा भी अच्छे से हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम काम क्या करोगी? आप उसकी फिक्र मत करिए। वो पड़ोस में रहने वाली विमला काकी है ना, उन्होंने कहा है कि पास वाले मोहल्ले में ही एक बंगला है और वहाँ पर एक नौकरानी की जरूरत है। मैं वहीं पर ही काम करना शुरू कर देती हूँ। देविका उस बंगले पर जाती है जहाँ उसे काम मिल जाता है और वो मन लगा कर काम करती है। देविका जिस बंगले में काम करती थी वो बंगला किसी बड़े महल से कम नहीं था। तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो इतनी धीरे धीरे बर्तन धो रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी और भी काम करने हैं। मालकिन, मैंने सारे काम कर दिए हैं, अब बस ये बर्तन रह गए हैं, इन्हें धोकर मैं अपने घर चली जाऊंगी। ऐसी कैसी? मुझे पता नहीं कि छठ पूजा आ रही है और मुझे उसके लिए कितना सारा सामान लेना है। जल्दी से बर्तन धोकर मेरे साथ मार्केट चल और मेरी खरीदारी में मदद करवा। लेकिन मालकिन, मेरे घर पर बेटी अकेली है। तो क्या हुआ, अकेली है तो उसे कोई उठा नहीं ले जाएगा? मोनिका की बात सुनकर देविका को बुरा तो लगता है, लेकिन वो जानती थी कि इस नौकरी के अलावा उसके पास और कोई नौकरी नहीं है, जिसके चलते वो मोनिका के साथ मार्केट चली जाती है, जहाँ देविका देखती है कि मोनिका छठ पूजा के लिए कितना महंगा महंगा सामान ले रही है। भैया, वो महंगा वाला पूजा का सामान देना। मालकिन, वो वाला सामान तो काफी महंगा है, पूरे 5000 का है। क्या हुआ, सिर्फ 5000 ही तो है? तुम गरीबों के लिए ये 5000 बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन हमारे लिए तो ये हमारे नाखून का मैल है। खड़ी खड़ी क्या देख रही है? सामान उठा और मेरे साथ साड़ी की दुकान पर चल। अरे भैया, ये क्या सस्ती सस्ती साड़ियाँ दिखा रही हो? वो दिखाओ ना, 30,000 रुपए वाली। मालकिन, ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे में तो हमारे गांव के लोगों के ब्याह हो जाते हैं। देविका, तुम भी ना, मैंने अभी तो कहा कि हमारे लिए पैसा हाथ का मैल है। मोनिका की बातें सुन देविका को बहुत हैरानी होती है। उसके बाद देविका अपने घर जाती है और कम पैसों में ही अपनी छठ पूजा के सामान की खरीदारी करती है। ऐसे ही समय गुजरता है और छठ पूजा के दिन करीब आ रहे होते हैं। देविका, ये सारा स्विमिंग पूल साफ कर देना। लेकिन मालकिन, 1 हफ्ते पहले ही तो ये सारा स्विमिंग पूल मैंने साफ किया था और ठंड में इसकी क्या जरूरत है? अरे वो छठ पूजा आ रही है ना, इसीलिए ये स्विमिंग पूल साफ करवा रही हूँ। इसे साफ करके इसके अंदर गर्म पानी भर देना, वो ठंड में ठंडे पानी में खड़ा नहीं हुआ जाता। मालकिन, छठ पूजा का व्रत तो नदी के अंदर खड़े होकर पूरा किया जाता है, वो भी ठंडे पानी में। जिस तरह से आप छठ पूजा का व्रत करने के लिए कह रही हैं, ये तो गलत तरीका है। तो अब तू मुझे छठ पूजा करने का सही तरीका बताएगी? अरे तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? जितना बोलूं उतना कर, समझी? देविका मोनिका को काफी समझाती है, लेकिन मोनिका देविका की एक नहीं सुनती और अपने गलत तरीके से छठ पूजा की तैयारी करने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ देविका सारी विधि विधान से छठ पूजा की तैयारी करती है। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है। कल से मेरा छठ पूजा का व्रत शुरू है, इसलिए आज घर जल्दी जा रही थी। नहीं, तू घर नहीं जाएगी, मेरा भी छठ पूजा का व्रत है। अगर तू चली जाएगी तो तेरे साहब को खाना कौन देगा? इसीलिए तू छठ पूजा खत्म होने तक यहीं पर रहेगी। लेकिन मालकिन, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कहा ना तू यहीं रहेगी। अगर तू गई तो वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी बनाए रखने के लिए देविका ना चाहते हुए भी मोनिका के घर पर ही रुकती है और वहीं पर ही रहकर अपने छठ का व्रत रखती है। मोनिका जैसे ही पूजा करने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर जाती है तो स्विमिंग पूल की चिकनी टाइलों पर पैर रखते ही मोनिका फिसल कर नीचे गिर जाती है। मेरी कमर, ये क्या हो गया? मुझसे तो सीधा ही नहीं हुआ जा रहा। ये क्या मालकिन, आपकी कमर में तो चोट लग गई है। चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। जल्दी से देविका अपनी मालकिन को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। देखिए, गिरने की वजह से इनकी कमर में काफी गहरी चोट आई है। कम से कम ये 2 हफ्ते तक बेड से उठ नहीं सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो छठ पूजा का व्रत रखा है। अगर आप बेड से उठेंगी तो आपकी चोट पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। हे छठ मैया, अब मैं क्या करूं? अब मेरा व्रत पूरा कैसे होगा? मालकिन, आप फिक्र मत करिए, आप साहब से कहकर एक व्हील चेयर मंगवा लीजिए। इसके बाद आप उस पर बैठकर मेरे साथ नदी किनारे चलना। अब वहीं जाकर हम लोग छठ पूजा का व्रत पूरा करेंगे। लेकिन क्या ऐसे मेरा व्रत पूरा हो सकता है? छठ मैया सच्चे मन से व्रत रखने वालों की पूजा को जरूर स्वीकार करती है। मोनिका ऐसे ही करती है और व्हील चेयर पर बैठकर सुबह 5 बजे देविका के साथ नदी किनारे जाती है, जहां देविका अपने साथ साथ मोनिका की भी छठ पूजा की सारी प्रक्रिया विधि विधान से पूरी करती है। हे छठ मैया, मेरा और मेरी मालकिन का ये व्रत स्वीकार करो और मेरी मालकिन को जल्दी से ठीक कर दो। देविका को अपने लिए इतनी मेहनत और पूजा करता देख मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मोनिका अपनी पिछली की गई गलतियों पर पछताती है। अगर आज तुम न होती तो मेरी छठ पूजा का व्रत कभी पूरा नहीं हो पाता। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मेरा व्रत पूरा हो पाया है। मालकिन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। और देखिए ना, आपका और मेरा छठ पूजा का व्रत पूरी विधि विधान से संपूर्ण हुआ। अब से मैं सारे व्रत उतनी ही विधि विधान से ही करूंगी। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जिंदगी की बहुत अच्छी सीख मिली है। अब मोनिका अपनी सारी घमंडी छोड़ देती है, जिसके बाद हर साल मोनिका और देविका मिलकर पूरी विधि विधान से छठ मैया का व्रत रखती हैं और उनकी पूजा करती हैं। काली और गोरी बहू की दिवाली शॉपिंग। बहू, आज तो काफी थक गए शॉपिंग करके। अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो सारी थकान छू मंतर हो जाएगी। बहू, ये भी क्या कोई कहने की बात है? आखिरकार उस काली कलूटी को हमने घर में रखा ही क्यों है? मैं अभी उससे चाय मंगवाती हूँ। अरे ओ काली कलूटी, जरा 2 कप चाय तो बना कर ले आ। वैसे माँ जी, आपने इसका नाम काली कलूटी बड़ा अच्छा रखा है, बिल्कुल इस पर सूट करता है। वो तो मैं बहू, अब काली को काली नहीं तो क्या खूबसूरती की मूरत बुलाएंगे। सही कहा आपने। ये लो, चाय भी आ गई। कुछ भी बोलो, इस काली कलूटी के हाथ की चाय तो बड़ी अच्छी लगती है। अरे माँ जी, हम जो इसके लिए तोहफा लेकर आए हैं वो तो हमने दिया ही नहीं। रुक, मैं तुझे तेरा तोहफा देती हूँ। ये ले, तेरी साड़ी, बिल्कुल तेरे इस काले रंग की तरह। माँ जी, रोशनी, आप लोग मेरे लिए काले रंग की साड़ी लेकर आए हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा रंग काला है। वो क्या है ना मेरी काली कलूटी बहू, पूरे बाजार में ढूंढ लिया, लेकिन तेरे इस काले रंग पे खिले कोई ऐसा रंग नहीं मिला, इसलिए हमने इस काले रंग की साड़ी ली। वैसे भी तुझ पर ये काला रंग ही सूट करता है, ना कि कोई और रंग। इतना कहकर शगुन की बहू रोशनी दोनों बेचारी दिया पर हंसने लगती है। दिया रंग रूप में काली होती है, जिसके चलते दिया की सास और उसकी देवरानी उसके काले रंग का मजाक उड़ाते और उसे ताने देते हैं। कहने को दुनिया की नजरों में दिया इस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन दिया की हैसियत इस घर में किसी नौकरानी से कम नहीं थी। अरे ओ काली कलूटन, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठने की? जानती नहीं, इस डाइनिंग टेबल पर सिर्फ हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन माँ जी, मैं भी तो इस घर की बहू हूं ना, मेरा भी तो हक है
कि मैं आप लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाऊं। हाँ, लेकिन तू इस घर की बहू नहीं, नौकरानी है। तुझ जैसी शक्ल वालों को तो हम अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देते, और तुझे घर में रखा है, इसी का शुक्र बना। समझी? तेरी औकात वहां नीचे बैठकर खाना खाने की है, तो अपनी प्लेट उठा और वहीं जाकर खाना खा, किसी कुत्ते की तरह। रोशनी और शगुन की बात सुनकर दिया अपनी खाने की प्लेट उठाती है और जमीन पर बैठकर खाना खाने लगती है। अपने साथ हो रहे ऐसे भेदभाव से दिया काफी दुखी रहती थी, लेकिन उसके पास इन सभी चीजों को सहने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सहती है और ऐसे ही समय गुजरता है और दिवाली का दिन करीब आ रहा होता है। कान खोलकर अच्छे से सुन ले कलूटन, अगर आज दिवाली की पूरी सफाई नहीं हुई तो रात भर तुझसे घर का काम करवाऊंगी। दिवाली को सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, पूरी की पूरी सफाई आज ही हो जानी चाहिए। शगुन इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पर रोशनी आ जाती है। अरे रोशनी बहू, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं आपके पास ही आ रही थी। वो मुझे दिवाली की शॉपिंग करनी थी, तो कुछ पैसे चाहिए थे। क्या बहू, तू भी इतने अमीर परिवार की बहू होकर तू सिर्फ कुछ पैसों की बात कर रही है। ये ले मेरा क्रेडिट कार्ड, जितना मन चाहे उतनी शॉपिंग कर। थैंक यू माँ जी। और ये ले, तू भी 500 रख ले, इससे ऊपर तुझे 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। तुझे जो भी दिवाली का सामान लाना है वो इन्हीं 500 रुपए में लाएगी। रोशनी अपनी सास का क्रेडिट कार्ड लेकर जाती है और महंगी से महंगी साड़ियां, ज्वेलरी और दिवाली का सामान खरीदती है। लेकिन वहीं दिया, भाई साहब, ये वाली दिए और ये जो दिवाली की सजावट का सामान है, ये सारा पैक कर दो। और हाँ, ये भी पैक कर देना। चलो, सजावट का सामान तो ले लिया, अब एक काम करती हूँ, मिठाई भी ले लेती हूँ। माँ जी को बूंदी के लड्डू काफी पसंद है। एक काम करती हूँ, यही ले लेती हूँ। भाई साहब, 1 किलो बूंदी के लड्डू पैक कर देना। ये लीजिए बहन जी, आपके बूंदी के लड्डू। सारा सामान ले लिया, अब बस पटाखे रह गए हैं। सबके लिए पटाखे भी ले लेती हूँ। अपनी सास के 500 रुपए देने पर भी दिया अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदती है, बल्कि अपने परिवार वालों के लिए सामान खरीदती है। लेकिन वहीं रोशनी सिर्फ अपने लिए दिवाली की शॉपिंग करती है। अरे रोशनी बहू, आने में बहुत देर लगा दी। क्या क्या लिया तूने? माँ जी, मैंने तो बहुत सारी चीज ली है। ये देखिए, मैंने अपने लिए कितनी सारी ड्रेस, साड़ियाँ, ज्वेलरी, मेकअप लिया है। तूने अपने लिए ही शॉपिंग की है और हमारे लिए कुछ भी नहीं लिया। ओफो माँ जी, अगर आपको भी दिवाली की शॉपिंग करनी थी तो आप भी मेरे साथ शॉपिंग के लिए चल देती। और वैसे भी मुझे किसी और के लिए शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो ये लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड और जाकर जी भर के शॉपिंग करिए। मैं तो बहुत थक गई हूँ, अपने रूम में जाकर आराम करूंगी। इतना कहकर रोशनी अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रोशनी की बात सुनकर शगुन को काफी बुरा लगता है कि तभी वहां पर दिया आ जाती है। कर ली तूने अपनी दिवाली की शॉपिंग? जी माँ जी, देखिए, मैं दिवाली की सजावट के लिए सारा सामान लेकर आई हूँ। ये लाइट्स, लटकन और ये दिए और पटाखे भी लेकर आई हूँ। और हाँ, आपके लिए आपके मनपसंद बूंदी के लड्डू। आपको बूंदी के लड्डू काफी पसंद है ना? तूने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। अगर मैं अपने लिए लेती तो घर के लिए नहीं ले पाती, और ये 50 रुपए बच भी गए थे। दिया दिवाली का सारा सामान और बचे हुए 50 रुपए देकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर अब शगुन को भी दिया से ज्यादा लगाव होने लगता है और उसे ये एहसास होता है कि आज तक दिया के काले रंग की वजह से उसने जो बर्ताव दिया के साथ किया वो सब कुछ गलत था। 3 दिन गुजर जाते हैं और दिवाली का दिन आ जाता है। मेरी ये साड़ी तो काफी अच्छी लग रही है। अब तो पूरे मोहल्ले में सभी औरतें मेरी साड़ी देखकर किसी पटाखे की तरह जलने लगेंगी। एक काम करती हूँ, अब चलकर पटाखे जलाती हूँ और पटाखे के साथ अपने मोहल्ले की सभी औरतों को भी। इतना कहकर रोशनी अपने कमरे के बाहर पटाखे जलाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही रोशनी पटाखे जलाने के लिए नीचे बैठती है तो वैसे ही उसकी साड़ी साइड से फट जाती है, जिसे देखकर रोशनी कहती है, अरे ये क्या, मेरी साड़ी तो फट गई। ये तो इतनी महंगी और ब्रांडेड थी, फिर भी कैसे फट गई? अगर कोई मेरी ये फटी हुई साड़ी देख लेगा तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ रोशनी, तुम परेशान क्यों दिख रही हो? दिया देखो, मेरी साड़ी फट गई। अगर किसी ने भी मेरी फटी हुई साड़ी देख ली तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास दिवाली के लिए कोई दूसरी ड्रेस भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, आओ मेरे साथ, मेरे कमरे में चलो। इतना कहकर दिया रोशनी को अपने कमरे में ले जाती है। तुम कर क्या रही हो? देखो, मेरे पास ये साड़ी रखी है।
मैं भी इस साड़ी से तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस बनाकर दूंगी। दिया जल्दी से सिलाई मशीन निकालती है और अपनी साड़ी को काट कर एक सुंदर सी ड्रेस बना देती है, जिसे पहनकर रोशनी काफी सुंदर लगती है। वाह दिया, तुमने तो बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है। ये ड्रेस तो काफी सुंदर लग रही है। मैंने इतनी महंगी और ब्रांडेड साड़ी खरीदी, लेकिन वो तो फौरन ही फट गई। और ये ड्रेस देखो कितनी कंफर्टेबल है। हाँ, और इसका रंग भी तुम्हारे रंग पर काफी अच्छा लग रहा है। तुम तो किसी परी की तरह लग रही हो। चलो अब चलकर दिवाली मनाते हैं। दिया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे काले रंग की वजह से मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, बदतमीजी की, लेकिन उसके बावजूद भी आज तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। अगर तुम ना होती तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाता। तुम्हारी अच्छाई से आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो। हाँ दिया बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी कुछ कम गलतियां नहीं की थी। मुझे तो मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और आप लोगों ने मुझे अपना लिया, यही मेरे लिए काफी है। आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये ले दिया बहू, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। ये पुरानी साड़ी उतार कर ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। उसके बाद हम सभी लोग मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। दिया अपनी सास की लाई हुई साड़ी पहनती है, जिसे पहनकर वो काफी सुंदर लगती है। जिसके बाद अब सारा परिवार मिलकर खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाता है और दिया के लिए सभी लोग पटाखे जलाते हैं।